नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। एनबी न्यूज की खास पेशकश किस्सा कुर्सी का में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी में इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी उठापटक करवट बदलती नजर आ रही है। विधानसभा की इस जलती आग में दल बदल की राजनीति इसे हवा देती भी नजर आ रही है। लगातार 3 दिनों से सियासी घमासान से बीजेपी का शीत युद्ध अब सामने आ चुका है। सीट बंटवारे को लेकर लगातार जिस तरीके से सियासी पारा चरम पर है, उससे साफ जाहिर होता है कि हर किसी को राजनीति में जाना है और राजनीति को इतना बदनाम कर दिया है कि अब हर कोई राजनीति के चलते अपने पैर पसारना चाह रहा है और कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा वाला सीन बनता नजर आ रहा है। कोई अपनी टिकट के लिए इस्तीफा दे रहा है तो कोई अपने बेटे की कुर्सी बचाने के लिए इस्तीफा दे रहा है। कुल मिलाकर एक चीज तो साफ है कि राजनीति में किसी भी हद तक गिरा जा सकता है। और अगर ऐसा ना होता तो आखिर क्यों पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के खिलाफ उतारते और कैंपेनिंग भी करते नजर आते हैं और सपा पर जमकर कटाक्ष करते भी नजर आते हैं। ये ठीक सांसद का जब चुनाव हो रहा था तब की बात है और अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के सगे बनते नजर आ रहे हैं। यूपी बीजेपी में संकट थमता नहीं नजर आ रहा है। आज तीसरा जबकि अब तक का 9 विधायक का इस्तीफा आ गया है। औरैया से विधुना विधायक विनय शाक्य और योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं अब बाला प्रसाद अवस्थी भी इस इस्तीफे की नाव में सवार होते नजर आ रहे हैं। धर्म सिंह सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी माने जाते हैं और दोनों ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को ही विनय शाक्य ने बीजेपी से जाने का ऐलान किया था और विधायक ने कहा था कि स्वामी प्रसाद जहां जाएंगे वहां रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यूपी बीजेपी में जिस तरीके से शीत युद्ध चल रहा था वो अब बिल्कुल सामने आता नजर आ रहा है। तो वहीं कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा वाला सीन है। जिस तरीके से यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफों के बाद से लगातार इस्तीफों का दौर लगातार जारी है, तो अब यह साफ हो जा रहा है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की यूपी बीजेपी में या बीजेपी सरकार में जो छवि थी, क्योंकि उनके इस्तीफों के बाद से ऐसा लग रहा है कि जैसे बाढ़ सी आ गई हो बीजेपी में इस्तीफों की। क्योंकि हम बात कर ले विधायक रोशनलाल वर्मा की, जो काफी करीबी माने जाते हैं और करीबी भी क्यों ना कहे जाएं, वो ही स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेके पहुंचे थे। और उसके बाद से जिस तरीके से मंत्री दारा सिंह का इस्तीफा सामने आया और लगातार विनय शाक्य का इस्तीफा सामने आया, तो लगातार अब तक काफी विधायक टिकट के कटने को लेकर इस्तीफा दे चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की लगातार कोशिश की जा रही, तो वहीं बीजेपी के द्वारा कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य को उनको मनाने पर लगा दिया जाता है, तो कभी एमपी एमएलए कोर्ट से उन पर वारंट जारी कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से किस्सा जो है वो कुर्सी का अब कुछ भी करवा सकता है राजनेताओं से। जिस तरीके से बारात बिल्कुल सियासी बारात जो है वो तैयार है, तो वहीं अब फूफा और मौसा नाराज नजर आ रहे हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आलोक वत्स बीजेपी से मौजूद हैं और रूपेश पांडे समाजवादी पार्टी से मौजूद है। तो वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट प्रियल आनंद भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले हम प्रियल आनंद राजनीतिक विश्लेषक जी के पास जाना चाहेंगे और पूछेंगे कि जिस तरीके से बिल्कुल सियासी बारात तैयार खड़ी है और विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल भी बज चुका है और तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, और ऐसे में फूफा और मौसा स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो भी राजनेता हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बारात को कुछ घाटा हो सकता है या जो विपक्षी हैं उनको फायदा हो सकता है। आनंद जी। देखिए, बहुत सारे मुद्दों पे गहन सोच करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चुनाव प्रचार से पहले इस तरीके से पार्टी बदलना और इस तरीके से दूसरे पार्टी में रुझान रखना
तो कहीं ना कहीं चुनाव का एक अहम हिस्सा रहा है। काफी सालों से ये हम देखते आ रहे हैं। लेकिन अभी यूपी के आने वाले चुनाव में हमें ये देखने को मिलना है कि वाकई में क्या यूपी सरकार ने जितने साल से अपने राज्य सरकार में निर्देशानुसार उन्होंने कार्य किया है, क्या उस संबंधित की तौर तरीकों को देखा जाए या भाजपा की सरकार की चीजों को देखा जाए, तो अगर आप देखिए और अगर आप डिफरेंस में देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी में योगी सरकार को आगे लाने वाले भी और चाहे केंद्र सरकार में भी बीजेपी को लाने के लिए ये जनता ही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी में जो क्राइम रेट था आज से कई साल पहले और योगी जी के आने के बाद, वो क्राइम रेट्स देखिए, आप लिटरेसी रेट्स देखिए, यूपी की इकोनॉमिक रेट्स देखिए, तो कहीं ना कहीं बहुत एक आपको बदलाव नजर आएगा। जो गिरावट का स्तर था वो कहीं ना कहीं अभी नहीं है। तो मुझे लगता है कि चुनाव के संबंधित में अगर कोई भी नेता अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी की तरफ रुझान रख रहे हैं, तो ये उनके खुद की रणनीति में एक सवाल या अड़चन पैदा ला सकता है। क्योंकि देखा जाए तो भाजपा सरकार ने जितनी इस तरीके से यूपी स्टेट को अभी संभाल रखा है, चाहे वो क्राइम स्टेट्स में हो या बहुत सारी चीजों में हो, तो सराहनीय है, बहुत ही अच्छी तरीके से गया है। और इस चीज से मैं बिल्कुल ये ताल्लुकात रखती हूँ कि आगे आने वाली चीजों में भी यूपी सरकार को इसी तरीके से अपने कार्यरत को पूरा करना चाहिए। चलिए आलोक अवस्थी, देखते ही देखते क्या हो गया, किस तरीके से पूरा सियासी उठापटक आपके विपक्ष जाती नजर आ रही है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इस देश में दल बदलुओं की संख्या हर राज्य में मौजूद है। और आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ के जो चट्टे बट्टे हैं, जो उनके थैली के चट्टे बट्टे, इन लोगों के इतिहास में जाइए आप। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले मुलायम सिंह जी के साथ थे, उनके सिपह सलार थे, उनको छोड़ के बहन जी के पास आए और लगभग 2 दशक बहन जी के साथ रहे। और बहन जी को 2016 में एन चुनाव के पहले इन्होंने छोड़ दिया और ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज फिर भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने एन मौके पर छोड़ा है। और अभी तक तो कहा जा रहा था कि ये समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, लेकिन कल ये तस्वीर साफ हुई है कि समाजवादी पार्टी में नहीं गए हैं, अभी ये तोल मोल की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से छुटकारा मिले बीजेपी को, हमारी गंदगी साफ हो, निर्मल धारा बहे गंगा की। आलोक अवस्थी, आप तो पूरी तरीके से इनसे परिचित थे। आलोक अवस्थी, आप तो पूरी तरीके से इनके परिचित थे, इनके कार्यकाल को लेकर कि पहले समाजवादी में रहे, उसके बाद बीएसपी में गए, उसके बाद अब फिर से आपने इन्हें बीजेपी में क्यों शामिल कर लिया, अगर आप इनसे पूरी तरीके से परिचित थी? ये देखिए, ये सब फैसला हाईकमान का होता है। हमारे यहाँ आके बहुत लोग ठीक भी हो जाते हैं, जो इधर उधर नहीं कर पाए आप, ठीक ना? नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि योगी की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने काम के बदौलत जो अभूतपूर्व काम हमने किया है, एक एक राज्य में मेडिकल कॉलेज, पूर्वांचल एक्सप्रेस, उसके बाद एयरपोर्ट्स का नेटवर्क, कानपुर में मेट्रो, उसके बाद बुंदेलखंड में 45 वर्षों के बाद घर घर में पेयजल, लाखों शौचालय का निर्माण, गरीबों को लाखों घर दिया है, रसोई घर 8 करोड़ लोगों को रसोई घर मुहैया कराया है। ये सब अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य है। और उसके बाद निष्कलंक बेदाग छवि और एक भी घोटाले नहीं। हम इन चीजों के बदौलत, योगी और मोदी जी के कार्यों के बदौलत जनता के पास फिर से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। कैसे कह सकते हैं आप? आपके ही विधायक हैं जो अब आरोप लगा रहे हैं आप पर, आपकी पार्टी छोड़ने के बाद। कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, उन पर आरोप लगा है कि वो जो कोई भी जी हमारी पार्टी छोड़ेंगे तो कुछ तो आरोप लगाएंगे ही, बगैर आरोप के कौन छोड़ेगा। लेकिन इन आरोपों से ये कहते हैं कि हम दलित विरोधी हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा दलित एमपी भारतीय जनता पार्टी के पास है। किसी के पास हमारे मुकाबले आधे एमपी भी नहीं है दलितों के। ये क्या बात कर रहे हैं दलितों की?
दलितों को जो मान और सम्मान हमने दिया है, जितनी सीटें चलिए उनको ये दी हैं, दलित जितनी राजनीति टिकट बाद में दिए कर हैं। लेते हैं, दलित राजनीति बाद नहीं, बाद ये में कर सारे लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि हम दलित विरोधी कारण हमने चलिए छोड़ चलिए दिया बाद भारतीय में जनता पार्टी। दलित राजनीति कर लेते हैं। रुपेश पांडे जी से पूछ लेते हैं कि आखिर अब तो बिल्कुल चैन की बंसी बजा रही होगी समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से ये बढ़त मिलनी शुरू हो गई है। रुपेश पांडे जी। प्रियव्रत जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि आप ये पूरे देश की नजरों में है जो किसान, जिस तरीके से किसान आंदोलन चला पूरे 2 वर्ष, और जो आज की स्थिति है किसानों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश किसानों का राज्य है, यहाँ ज्यादातर तादाद किसानों की है, उनके फसलों का वाजिब मूल्य, और यहाँ बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जो इनके विधायक अपने क्षेत्र में जाते हैं, तब इनके विधायकों से उस क्षेत्र की जनता इनके पूछती है कि आपने रोजगार के लिए, आपने किसानों के लिए क्या किया। तो इससे डर करके ये अब राजनीति तो करनी है इनको, इनके विधायकों को, ऐसा तो है नहीं एक बार सरकार आई छोड़ दे राजनीति। अगर इनको राजनीति करनी है तब ये अपना नया घर तो ढूंढेंगे, ये घर भी ढूंढा जाता है मजबूत। तो इस समय समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से ना कोई, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें, चाहे वो उनके बेटे की बात कर लें, क्योंकि जब उनकी बेटी भी सांसद हैं, ठीक है, और उसके बाद भी सामने आता है कि वो अपने बेटे की कुर्सी के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं, तो ये चीज तो साफ है कि राजनीति में जाने से आपके सारे पाप धुलते नजर आ रहे हैं। प्रियलानंद जी, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? चीजों में कटाक्ष करना सही नहीं रहेगा। मैं बस इतना जानती हूँ, या मैं बस इतना कहना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से, सरकार चाहे कोई भी आए, सरकार की रणनीति चाहे कोई भी रहे, क्या सरकार में कोई भी सरकार बैठे या कोई भी सरकार किसी भी राज्य में आए, सबसे बड़ी सरकार की रणनीति ये होनी चाहिए कि अपनी जनता को वो हर चीज मुहैया करवाई जाए जिस चीज की जनता में कमी आ रही है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम में हो, चाहे वो यंगस्टर में एम्प्लॉयमेंट के माध्यम हो, चाहे किसानों के बीच में माध्यम आए। अभी अवस्थी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, और मैं उनसे इस बात में ताल्लुकात रखती हूँ। अगर किसानों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सेकेंड वेव में योगी सरकार जी ने बहुत हद तक किसानों के लिए, या चाहे हर सिटीजन के लिए, उन्होंने सेकेंड वेव में खाने की व्यवस्था हो या पेंडेमिक फैसिलिटीज की हर व्यवस्था उन्होंने मुहैया करवाई थी। वहीं पे उनकी एक लूपहोल्स भी हमें देखने को मिली थी कि अगर वो किसान को टारगेट कर रहे हैं या अगर किसान के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, तो उस समय यही सरकार भाजपा केंद्र में भी थी, यही सरकार भाजपा यूपी सरकार में भी रही, तो उस समय ये सरकार कहाँ थी जब दिल्ली आनंद विहार से लाखों की तादाद में बिहार के लिए रवाना हुए इतने सारे मजदूर पैदल चले गए, पैदल चलने पे आतुर हो गए, ना तो उनको बस मुहैया करवाई गई, ना तो उनको ट्रक मुहैया करवाई गई, कुछ भी नहीं मुहैया करवाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार या कहीं ना कहीं किसी भी नेता का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में छोड़ करके जाना हो, ये तो आम बात है। राजनीति में ये सारी चीजें उतार चढ़ाव आम बात है। नेताओं को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या नेता ये समझते हैं कि जिस जनता के लिए, जो जनता उनको चुनाव के माध्यम से एक अपने सर पे या कुर्सी पे बिठाती है, क्या वो उस कार्य के लिए 1% भी क्या वो कार्य करते भी है? चलिए प्रियलानंद जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि हजारों किलोमीटर लोग पैदल चलकर पहुंचे थे अपने घरों तक, और सरकार ने मुहैया नहीं कराई थी कोई बस, कोई सुविधा नहीं, और वही बसें जनता के टैक्स से खरीदी हुई बसें अब बीजेपी की रैलियों में भीड़ ढोटी नजर आ रही हैं। आलोक वत्स जी, आपको बीजेपी की कौन सी रैली में सरकारी बस दिखाई दिया है जो रैली में? कैसी बात करते हैं आप आलोक वत्स जी? आप बताइए मुझे, सिर्फ उंगली उठा देने से नहीं होगा। कैसी बात करते हैं आप? सीतापुर में रैली हुई थी, उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात थी, वहां पर लोगों को लाकर दिखाया गया था कि वहां किस तरीके का रोड का निर्माण हुआ है। वो दूर दराज के इलाके थे,
वहां से लोगों को लाके दिखाया गया कि देखिए प्रधानमंत्री के रैली में कोई भीड़ नहीं, सरकारी बसों से गलत बयानी ना दें आप। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि लोग समाजवादी पार्टी की सरकार चाहेंगे, अभी भी लोग नहीं भूले हैं आतंक का राज, गुंडों का राज, माफियाओं का राज जो यूपी में तांडव हो रहा था इनका, और हजारों जिसको योगी जी ने, क्या लोग चाहेंगे? चलिए 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 जवाब ले लेते हैं। रुपेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, आपके तमाम जवाबों के साथ वो मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। रुपेश पांडे जी, फोटो लगाकर और रिवॉल्वर तान कर हमारे आदरणीय अवस्थी जी बोल रहे हैं कि ये माफियाओं की सरकार है, लेकिन हमको ये बताइए लखीमपुर कांड जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आरोपी घोषित किया गया हो, उसी जेल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस मंत्री को खुलेआम छूट दे रही है, उस मंत्री को संरक्षण दे रही है। दोस्त से बात तक क्या लेना देना है? पलिया के उनको दोस्त से बात तक क्या लेना देना है? आप बात करते हैं माफिया की, माफियाओं का राज तो आपकी पार्टी में है। अवस्थी जी आप बात कर रहे हैं माफियाओं की, और दूसरी बात आप बात कर रहे हैं सरकारी बसों की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाहजहांपुर, वाराणसी में आपके जिले के एसडीएमओ के द्वारा प्रधानों को, वहां के छोटे छोटे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों को हड़काया गया, भीड़ लाने के लिए उत्साहित किया गया, वो हड़काया गया। उनको एक ऑडियो भी वायरल हुआ था उस चीज का। सरकारी बसें लगाई गई, सरकारी तंत्र लगाया गया, छोटे कर्मचारी रोजगार सेवक से लेकर के डीएम को यहाँ उसको जिम्मेदारी दी गई कि 100 आदमी से 1000 आदमी तक। आप कैसी बातें करते हैं? अब आप भूल रहे हैं पांडे जी, मोदी इस देश में ऐसा नाम है जिसके लिए भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए स्वतः लोग आते हैं। ये आप ये भी देखते विश्वास है हैं मोदी जी के ऊपर, देश के लोगों का, लेकिन और यूपी के लोगों का नाम योगी जी नहीं के चाहिए। ऊपर। भारत के युवाओं बेरोजगारों को काम भी चाहिए। अवस्थी जी आपको ऐसे लग रहा है, नहीं चाहिए, ऐसे लग रहा है कि बेरोजगारों को काम भी जैसे चाहिए, नौकरी भी चाहिए, काम भी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी इतनी अच्छी थी, समाजवादी पार्टी का काम इतना ही अच्छा था, तो क्यों लोगों ने नकार दिया आपको? तो हमको एक बात चाहिए, अगर आपकी पार्टी इतनी अच्छी थी, आपके विधायक क्यों हमारी पार्टी में आ रहे हैं? आज भी अरे वो दल बदलू है, वो दल बदलू आपके है। मंत्री इस्तीफा दे रहे, कई मंत्री लाइन लगाए खड़े हुए हैं हमारी पार्टी, हमारे नेता के पास में कि हमको शामिल कर लीजिए। आपका पिक्चर आपको स्वामी प्रसाद मौर्य अपने को मौसम वैज्ञानिक समझ रहे हैं, इनका मौसम विज्ञान फेल हो जाएगा। मौसम विज्ञान जब भाजपा में गए थे तब फेल नहीं हुआ, तो समाजवादी पार्टी में आएंगे तो मौसम विज्ञान फेल हो जाएगा? कैसी बात करते हैं? बिल्कुल फेल हो जाएगा। आपकी पार्टी में कोई जाए तो वो बढ़िया है, पार्टी छोड़ दे तो घटिया हो जाता है। कैसी बात करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी अभी कल तक एक जनपद शाहजहांपुर में एक श्रम अस्पताल का उद्घाटन करने आए थे तो आपसे बढ़िया थे। कल वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, तो आपके लिए खराब हो गया। समाजवादी लोग कांग्रेस की तर्ज पर एक दूसरे का बस्ता ढोना जानते हैं। लोहिया के समाजवाद में किस बंदे में लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटे को आप अपना नेता मान ले। लोहिया के किस समाजवाद के पीछे लिखा हुआ है? मुझे लोहिया जी का वो समाजवाद दिखाइए जिसमें बाप के बाद बेटे को उन्होंने कहा कि आप अपना नेता मान ले। ये तो कांग्रेस का जो रास्ताई है वही छोटा मोटा, और आपकी चलिए ऐसे फिलहाल किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही है। डिबेट को आप किसी और ढंग में ले जा रहे हैं। आलोक बस जी बिल्कुल मौका दिया जाएगा आलोक बस जी, बिल्कुल जाति के आधार से पार्टी बनी हुई है। प्रियल आनंद जी, जिस तरीके से हमारे आलोक बस साहब कह रहे थे कि कोई भी बस नहीं इस्तेमाल की गई, और ऑडियो जो वायरल हुआ तो वो क्या सब झूठा था या सिर्फ ये सफाई देने का काम किया जा रहा है? नहीं कहा कि नहीं बाहर की थी, मैंने कहा पूर्वांचल। चलिए मौका दिया जाएगा आलोक। मैं अवस्थी जी कहना चाहूंगी कि यूपी में किसी भी सरकार आने के बाद या किसी भी जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी आने के बाद ऐसी कौन सी तीर मार ली गई है जो यूपी को इंडिया से ही अलग समझा गया हो। मैं अवस्थी जी से सबसे पहले आना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि योगी जी आखिर हर राज्य में राज्य का नाम ही बदलने पे तुल गए। नाम ही उन्होंने बदल दिया। सबसे पहले तो कई सारे जगहों के नाम उन्होंने बदल दिए। अगर क्राइम रेट उन्होंने कम किया तो क्या उन्होंने इस चीज को देखा कि आखिर
क्राइम रेट कम किसानों करना, के क्या ये हक अपनी में उपलब्धि आखिर मानते हैं आप? सरकार में आपकी जिम्मेदारी है किसान क्राइम के रेट हक कम में करना। किसान के हक में आखिर उन्होंने क्या कर दिया? और आखिर सबसे ज्यादा गन्ने का भुगतान योगी के राज में हुआ है। सबसे ज्यादा गन्ने का भुगतान योगी जी के राज में हुआ है। क्या समाजवादी पार्टी ही, क्या समाजवादी पार्टी किसान के हक में कोई भी चीज करी है? चलिए रुपेश पांडे जी जवाब दे दीजिए इसका। अगर अगर पांडे जी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव की सरकार में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 25 रुपए बढ़ाए गए। और उधर क्या होता है कि खाद भी कम कर दी जाती है कि यूरिया के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन किसान आदमी लगाता है सुबह सुबह, कि अपना नंबर 3-3 देखता है। हमने अखबार में देखा है कि किसान लाइन में लगा किसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती किसानों के लिए कुछ करते हुए। आप हमको ये बताइए, जब 3 कृषि कानून बिल पास हुए थे तब इनके विधायक, इनके सांसद, इनके नेता लोग गांव-गांव घूमते थे, उनकी अच्छाइयां बताते थे। आखिर फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इनको तीनों कानून वापस करने पड़ गए? और जब वापस कर रहे तो बोल रहे हमने जनता के हित में काम किया। इसका मतलब सरकार दबाव में काम करती है। जब किसानों का दबाव पड़ा तब वो जो बिल थे वो खराब हो गए। और जब तक किसान चुपचाप बैठा था कि जिन्होंने सोचा कि किसान तो मूक दर्शक बन के बैठेगा, जो हम थोप देंगे वो थुप जाएगा, लेकिन किसान वो किसान नहीं रहा। किसान भी पढ़ा लिखा हो गया। आज जब किसानों ने विरोध किया उनको बिल लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। वरना प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री हम ने सही ढंग से समझा नहीं सके। खराब बिल है ये नहीं कह के वापस किया था। आपके पास समझाने के लिए कुछ नहीं गलत था। बयानी मत कीजिए। आपके उन्होंने लिए कहा समझाने था के लिए मैं कुछ देश नहीं से था। माफी मांगता हूँ। ये आपने 56 इंच का सीना है जो देश के सामने माफी मांगा। पदाधिकारी सारे लोग इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आपका फेलियर है। जिस तरीके का मोदी जी ने देश के सामने माफी मांगा किसानों से कि हम समझा नहीं सके, इसलिए वापस लेकर आए। जब हम समझा देंगे तो हम फिर ले आएंगे। आपने ये तो माना कि आपके विधायक, आपके मंत्री आपके इस लायक नहीं है कि वो पब्लिक को समझा सके, जनता को समझा सके कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है। उसमें बहुत से अराजक तत्व घुस गए थे, बहुत से एंटी सोशल लोग उसको फंडिंग कर रहे थे। जब आप सही होंगे तो आप क्यों झुकेंगे? जब आप सही ही नहीं थे तो आपको मजबूरी में झुकना था। और किसान अन्नदाता है कि किसान अपनी पर उतार आया तो अच्छे झुका देता है। हमारी क्या वैल्यू? हम भी झुक जाते हैं किसानों के आगे, आप भी झुके किसानों के आगे। किसान एक ऐसी चीज है, किसान अपनी पर आ गया तो अच्छे को झुका देगा। और झुका दिया। हमने सबसे ज्यादा गन्ना का पेमेंट किया है। हमने सबसे ज्यादा किया। हमने सिंचाई मुफ्त की किसानों की। अखिलेश यादव जी ने सिंचाई मुफ्त की किसानों की। अखिलेश यादव जी ने गन्ने का रेट बढ़ाया। आपने 5 साल में कितना गन्ने का रेट बढ़ाया बता दें? आपने कितने किसानों, आपकी सरकार में कितने किसानों का धान गेहूं सरकारी सेंटर पर चला? आप बता दीजिए। सब कुछ फर्जी हो रहा है, सब कुछ घोटाले में हो रहा है, आप बात कर रहे हैं। सरकार आप किसानों के पक्ष में है, आप किसानों के पक्ष में होते हैं, आप किसानों के पक्ष से आपके विधायक, आपके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है किसान आंदोलन। इसका सबसे बड़ा कारण है। आपको मानना पड़ेगा इस चीज को। बिक्री में और जो आवासीय प्लॉट में जो घोटाले किए हैं 55,000 करोड़ का, उसका पहले जवाब दें। सबसे ज्यादा घोटाले आपकी सरकार में हुए। सबसे ज्यादा घोटाले किसानों के साथ आपने धोखा किया, छलावा किया। आप हमको एक गांव में बता दीजिए, किस गांव में कितने किसानों का गन्ने गेहूं और धान सरकारी सेंटर पर चला? सब कुछ फर्जी हुआ। सब आप लोग जो है अरबपतियों खरबपतियों की सरकार, आप लोग व्यापारियों की सरकार है। आपकी अदानी अंबानी की सरकार है। आप लोग सीधा उनको व्यापारियों को बजा दे रहे हैं। आपकी सरकार में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, किसानों के साथ छलावा किया गया। आज डीजल पेट्रोल आपने इतना महंगा कर दिया। डीजल पेट्रोल की महंगाई कांग्रेस सरकार की देन है। कांग्रेस सरकार में नहीं थी। आज घरेलू सिलेंडर 1,000 रुपए में है। आज घरेलू सिलेंडर 1,000 रुपए में। सब्सिडी कितनी आती है आप भी जानते हैं? 25 रुपए सब्सिडी आती है। उसका किराया पड़ जाता है, गांव के लोग भराने जाते हैं सिलेंडर, उसका किराया पड़ जाता है 50 रुपए। उतनी आप सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं। और शायद उज्ज्वला योजना जो नाकाम साबित हुई है वो इसी की देन है। उज्ज्वला योजना जो नाकाम साबित हुई है, लोग सिलेंडर तो दे दिया आपने, उसके बाद उनके पास पैसा नहीं है कि वो उसको रिफिल करा लें आलोक वत्स जी, और वो रखा उसमें जंगाल आ जाती है, जंग लग जाती है उसमें। गरीब आदमी सिलेंडर भरवा नहीं पा रहा है। इसकी परसेंटेज बहुत कम है। ज्यादातर लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कम क्यों है आखिर? कम तो तभी है ना। 80% जो ईंधन है वो हमें सस्ता पड़ रहा है और
और जो आपके किसी उज्ज्वला आदमी योजना का की सिलेंडर है वो भरवाने में उन्हें दिक्कत आ रही है। किसी आदमी की आर्थिक स्थिति डगमगा गई हो। आदमी उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है। केवल क्या कोरोना है, के कारण बहुत लोगों महंगाई का के कारण रोजगार नहीं ले छिन पा गया रहा है, बहुत लोगों का व्यापार मंद पड़ गया है। कोरोना काल में इस तरीके की चीजें हुई हैं। और जिस तरीके का योगी जी ने कोरोना में लोगों को प्रोटेक्शन दिया, उनको अनाज मुहैया कराया। WHO ने कहा कि इंडिया में सेकंड बेस्ट काम किया है यूपी के गवर्नमेंट ने। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बात बताना चाहूँ, WHO ने ये भी कहा है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं। ये भी बताइए आप। जी नहीं, WHO ने कहीं पर आप ये गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। आप मैं यही बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मौतें अगर यूपी में हुई है तो ऑक्सीजन की कमी से हुई है, आपकी सरकार की नाकामी की वजह से हुई है। चलिए रुपेश पांडे जी मौका दिया जाएगा। रुपेश पांडे जी, प्रियल आनंद जी जी, जिस तरीके से हमने देखा था कोरोना काल में सरकार ने अगर मोर्चा संभाला भी था तो कहीं ना कहीं नाकामी भी हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद अब फिर से 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो क्या जो भी मौतें हुई हैं उनके परिजन क्या बीजेपी को अपना पाएंगे? कतई नहीं, ना अपनाए, क्योंकि सरकार नाकामी के हर तौर पर गुजर चुकी है। अगर सेकेंड वेव में देखा जाए तो ना तो बेड्स की, ना तो ऑक्सीजन की, ना तो किसी भी फैसिलिटीज की। सरकार अगर देखी जाए तो यही चुनाव पिछले साल पश्चिम बंगाल में जब हुई थी तो कोविड सिर्फ और सिर्फ पश्चिम का एक अकेले स्टेट में इतनी हो गई थी कि उस स्टेट की वजह से बिहार, झारखंड और आसपास की कई राज्यों में बहुत ही ग्रसित हो चुके थे लोग परिजन। मौतों की ऐसी ढेर लगाई गई थी कि हिसाब नहीं था। क्या ये सरकार क्या करी है? पिछले साल जब सेकेंड वेव आया था तो कोरोना में लाश इतने थे कि कब्रिस्तान में जगह नहीं थे, गंगा में ऐसे जहाँ अस्थियां बनानी जा रही थी वहां लाशों की ढेर पै रही थी। ना तो ऑक्सीजन था, ना हॉस्पिटल था। लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं रह रहा था कि वो ऑक्सीजन का मुहैया करवाए, वो बेड की मुहैया करवाए। अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार सबसे पहले आता है किसी भी राज्य सरकार से। तब कहा था केंद्र सरकार, तब कहा थे मोदी साहब, जब वो डिजिटल लोकल पे भोकर चला रहे थे, तब कहा थी उनकी सरकार, तब कहा था उनका नियम, तब कहा था उनका निर्देश। क्या उस टाइम वो डिजिटलाइजेशन को यूज नहीं कर रहे थे? चलिए जवाब ले लेते हैं। कुछ नहीं होता है। मन की बात को हर जनता की दुख और दर्द से उनको जोड़ना होना था। जब तक वो अपनी मन की बात लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक चाहे वो केंद्र में हो, राज्य में हो, उनको कहीं से कोई भी वोटों की संख्या नहीं मिलने वाली है। चलिए जवाब ले लेते हैं आलोक घोष जी। ऐसा है प्रियल आनंद जी, आप तो पढ़ी लिखी एडवोकेट महिला हैं। ये एक आपदा इस तरीके से अपना पांव पसार लेगा ये किसी को नहीं मालूम था, और इसके लिए उतने लोग तैयार नहीं थे। आप देखें कि अमेरिका जैसे राज्य में जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा विकसित राज्य है, वहां पर लाखों लोगों की मौतें हो रही थी। आप इस आपदा को जनरल पर जोड़ के देखिए, और उस विकट परिस्थिति में 100 करोड़ लोगों को साल भर के अंदर 100 करोड़ से ऊपर 120 करोड़ लोगों को टीका लगवा देना, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य। चलिए बात कर लेंगे उस पर भी, लेकिन अगर आपको मौका दिए गए, पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई और फिर तीसरी लहर, दूसरी लहर में भी आप संभाल सकते थे मोर्चा, लेकिन तीसरी लहर की बात कर ली जाए तो तीसरी लहर मुहाने पर है। तीसरी लहर मुहाने पर है, और अगर इलेक्शन कमीशन ना कहता तो अभी भी रैलियां जारी रहती। तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं। किस तरीके तैयार हैं? रैलियों में कोरोना बांटा जा रहा है। आप हमको क्यों बोल रहे हैं? जी, सारे पार्टी वाले समाजवादी शुरुआत आप करते हैं ना। आप प्रधानमंत्री मोदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपील की गई थी प्रधानमंत्री मोदी से। आप मुझे पहले बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए, आप बोलिए। सारे लोग गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, इंक्लूडिंग समाजवादी और कांग्रेस, सबने कहा कि चुनाव होने चाहिए।
किसी ने नहीं कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए। नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने रैली मोदी का से बहिष्कार नहीं अपील किया। की थी इलेक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि आप चुनाव टालने पर विचार कर लीजिए। क्यों नहीं उस पर सोचा गया? क्या जरूरी था इतना मैंने कहा चुनाव? ना, सारे लोगों ने, सारे दलों ने कहा कि चुनाव होने चाहिए। किसी एक ने नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए। किसी एक ने भी कहा कि नहीं, रैली नहीं होनी चाहिए। चलिए सब कर रहे रुपेश, थे, चलिए जवाब ले लेते हैं रुपेश पांडे जी। सब कर रहे थे। ये बोल किसी रहे हैं एक कि के अंदर हिम्मत चलिए नहीं है जवाब ले कि लेते हैं हाजी आलोक बस जी जवाब ले लेते हैं। किसी एक के अंदर हिम्मत सब नहीं, जानते किसी हैं। एक पार्टी के अंदर आदरणीय हाजी हम चुनाव नहीं करेंगे, हम रैली नहीं करेंगे, आनंद जी ने नहीं कहा चाहते है, हैं। मैं उससे संबंध रखता हूँ। भली बात, सब लोग भली बात जानते हैं कि कोरोना बीमारी जो थी ये विश्वव्यापी महामारी चलिए थी। चलिए रुपेश पांडे जी आपसे जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद किस्सा कुर्सी में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो रुपेश पांडे जी, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले आप कह रहे थे कि जो भी बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं उनमें उनकी बड़ी नाकामियां साबित हुई हैं। रुपेश पांडे जी, रुपेश पांडे जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए रुपेश पांडे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आलोक वत्स हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक वत्स जी, जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव अपने मुहाने पर है और पूरी तरीके से बीजेपी में जो इस्तीफों का दौर है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके ही पार्टी के नेता आपसे नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, ये नाराज नहीं है, ये जी दल बंधुओं की संख्या थोड़ी बहुत है, कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है। और हमारे प्रचंड बहुमत में अगर ये 2-4 आदमी 5 आदमी जाते हैं तो ये आया राम गया राम की राजनीति हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है। और ये तरीके की बातें कह के जा रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है कि दलितों को, पिछड़ों को हमने सम्मान नहीं दिया। अरे भाई, सबसे ज्यादा दलित और पिछड़ा तो हमारे यहाँ है, बिल्कुल, सबसे ज्यादा MP MLA तो हमारे यहाँ है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी इतनी अच्छी थी, इनके कार्यकलाप इतने अच्छे थे, तो लोगों ने इनकी विदाई क्यों कर दी? नहीं, 1992 में कल्याण सिंह की भी विदाई हो गई थी। कुछ कमी रही होगी कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में? बिल्कुल बिल्कुल। इसको मानने में क्या गुरेज है? जब जनता ने कुछ कमी देखी, समाजवादी पार्टी को तब अपना लिया गया था, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे। हाँ, और अब लोग उस भयावह दृश्य को याद करके रोंगटे कांप जाते हैं जब गुंडों, आतंकवादियों का, माफियाओं का राज दोबारा लौटे और समाजवादी पार्टी के गुंडे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में झंडा लगा के साइकिल का और रिवॉल्वर बगल में लगा के और हर चौक चौराहे पर गुंडागर्दी करते नजर आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। यूपी की प्रबुद्ध जनता कभी इस चीज को याद करके इनको लौटने के बारे में सोचना भी पाप है लोगों के लिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। रुपेश पांडे जी, आप पर सीधे तौर पर गुंडा बताया गया, आरोप लगाया गया सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के झंडा लगाकर और स्कॉर्पियो में गुंडे घूमते हैं, सीधे तौर पर आरोप लगा है। त्रिवत जी मैं आदरणीय अवस्थी से पूछना चाहूंगा कि विक्रू कांड में एक निर्दोष बालिका जिसका 2 दिन पहले शादी हुई थी, खुशी दुबे की, वो आज भी जेल में है। और धनंजय सिंह क्रिकेट का मैच खेलते हुए 12 लोगों उन पर इनाम है 1 लाख रुपए का, मैंने सुनने में आया है। उनको इनाम में वो इनामी है, 25,000 रुपए का इनाम भी है। इनामी बदमाश है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और खुशी दुबे निर्दोष होते हुए उसको आप 2 साल से जेल में रखे हुए हैं। वो माफिया नहीं है? क्या केवल ब्राह्मण ही माफिया हो गया या समाजवादी पार्टी का ही जो कार्यकर्ता ही माफिया हो गया? भारतीय जनता पार्टी में तो केंद्रीय राज्य मंत्री, मैंने पहले भी कहा था, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एक बड़ा ओहदा होता है। उनके बेटे ने 4-5 किसानों की कुचलकर हत्या कर दी, उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया, वो माफिया नहीं है? नहीं, उनके बेटे तो जेल में है ना। उनके बेटे जेल में है, लेकिन उनके बेटे से क्या, उनके पिताजी तो उनको पूरा अपना संरक्षण दिए हुए हैं। ये नहीं हुआ। वो अपने आप को खुले मंच पे बोलते हैं ना, खुले मंच पर उन्होंने विवादित बयान दिया था, खूब टीवी पर चला था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो गुंडे माफिया नहीं है। इनकी सरकार पूरे गुंडे माफियाओं से भरी हुई है। जो समाजवादी पार्टी में आ जाता है वो गुंडा हो जाता है, और जो भारतीय जनता पार्टी में चला है वो साहूकार हो जाता है। इनकी ये पुरानी प्रथा रही है।
ये प्रथा चलती ही रहेगी, नवरत चलती रहेगी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, प्रियव्रत जी, मैं अवस्थी जी से एक बात और बताना चाहूंगा, अवस्थी जी थोड़ा सुनने की आदत डालिए। चलिए, ये चुनावी माहौल है, तो जिन्ना और अब्बाजान तो सामने आते ही रहेंगे। आज फिलहाल हम विकास के मुद्दे बात कर लेते हैं और जो आयाराम गयाराम पर बात कर लेते हैं, ठीक है? चलिए वो बाद में बात कर लेते हैं, आयाराम गयाराम पर बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अरे जिन्ना तो आएंगे ही, चुनावी माहौल है आलोक बस जी। भारतीय जनता पार्टी में 2017 में सरकार बनाई थी, पता नहीं कितने भाजपा, कितने बसपा, कितने कांग्रेस, कितने समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए आपकी पार्टी में जाकर के। नहीं रुपेश पांडे जी, देखिए एक आंकड़ा है मेरे पास, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो 2014 की बात कर ले तो 3745 रेप केस सामने आए थे, ठीक है? और अगर 2014 की बात कर ले तो 9075 रेप केस सामने आए थे, जस्ट 3 गुने, ठीक है? 2014-2015 में 3 गुने केस हुए हैं। 2014 की बात करें और 2015 आंकड़ा कम नहीं हुआ था, 9075 केस सामने आए थे। प्रियव्रत जी, मैं आप जानना चाहूंगा 2017 से 21 के बीच में कितने हुए, ये भी नहीं वो और अगर बात की जाए तो दंगों की, तो 131 दंगे हुए थे, जिसमें मुजफ्फरनगर का दंगा शामिल था। मुजफ्फरनगर का दंगा शामिल था, लेकिन उस पर हमारी पार्टी ने कठोर कार्रवाई की थी, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा कठोर कार्रवाई की गई। आखिर ऐसा माहौल क्यों पैदा हो गया कि दंगे तक की नौबत आ गई? देखिए वहाँ पर इनके भारतीय जनता पार्टी के कुछ असामाजिक लोहिया के समाजवाद जो हमेशा से इनका यही काम रहा है, और फिर अभी फिर से बोल रहे थे ना, जिन्ना और गांधी, ये सब चुनाव के टाइम, जब चुनाव का टाइम आता है, ये फिर वही चीजें उखाड़ देते हैं। बुलंदशहर वाला दंगा आपको याद है क्या रुपेश पांडे जी? बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, कैराना, कौन से दंगे याद है? मुजफ्फरनगर का दंगा भी मुझे याद है। वहाँ के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा वहाँ की जनता पब्लिक को भड़काया गया था। उसके आरोपी थे सुरेश राणा जी, जो गन्ना राज्य मंत्री है, उन पर मुकदमा वापस किया गया की सरकार में, वो भी मुख्य आरोपी थे। उन पर क्यों आखिर उन्होंने मुकदमा वापस किए? चलिए, पार्टी तो फिलहाल दूध की धुली नहीं होती है, कोई भी, चाहे बीजेपी की बात कर ले, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले, हमने सबको आजमा लिया है। प्रियल आनंद जी से एक कमेंट ले लेते हैं। प्रियल आनंद जी प्रियव्रत जी, देखिए, जिस तरीके से हमने समाजवादी पार्टी को भी देखा 2012 से 2017 तक, और 2017 के बाद अब तक हम बीजेपी को भी देख रहे हैं, मैं आपसे फर्क समझना चाहूंगा। देखिए, सरकार की रणनीति में बहुत हद तक फर्क आपको सिर्फ और सिर्फ उनके वोट बैंक और व्हाइट कॉलर की ही मिलेगी कहीं ना कहीं। मैं सबसे पहले जो सामने में रखी हुई पेंडेमिक है, मैं अवस्थी साहब से यही पूछना चाहूंगी कि, और या पांडे जी से यही पूछना चाहूंगी कि एक रणनीति से चलने हम जैसे जनता के हक में होने वाली ये राजनीति होती है, तो क्या ये राजनीति? आप मेरे नाम में सुधार कर। प्रियल आनंद जी, आलोक वत्स नाम है, हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है प्रवक्ता। कोर्ट ने भी उसको डिनायल कर दिया। क्या जनता बोले ही जा रही है, सुनने को तैयार नहीं है। लोगों की हालत दिन ब दिन देखते जा रहे हैं कि थर्ड वेव आ चुका है, ओमाइक्रॉन में कम्युनिटी स्प्रेड अप ज्यादा हो रहा है। वहां पे अभी भी जहां पे रैलीज और इलेक्शन की बात पोस्टपोन करने की आई थी, वहां भी इलाहाबाद कोर्ट हैज टू डिनाई द PIL just because of the upcoming election. Is that election is such much important rather than the citizens? क्या हम पैसे की भरपाई इस तरीके से करेंगे? लोगों की दिन ब दिन लोगों का जान दे दे करके अपने परिजनों को खोते हुए। अवस्थी साहब ने बोला कि बाकियों देश में भी कोविड आते जा रहे हैं, लेकिन सारी चीजें, मैं यही पूछना चाहूंगी केंद्र सरकार से कि जब कोविड आया था तो उन्होंने सबसे पहले अपनी रणनीति क्या रखी थी? तब उन्होंने क्यों अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं बंद की थी? आज भी कोविड प्रियल आनंद जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आलोक वत्स जी, आखिर ऐसे नेताओं को टिकट क्यों दे दिए जाते हैं? चाहे हम कुलदीप सेंगर की बात कर लें या गायत्री प्रजापति की बात कर लें, या सिर्फ ये टिकट
कोई मोटे पैसे पे दे दिए जाते हैं या इनके पीछे कोई जांच पड़ताल भी की जाती है कि आखिर ऐसे नेताओं को क्यों दे दी जाते हैं टिकट, कि आखिर जब उनकी जब जांच पड़ताल होती है तो उसके बाद या तो वो जेल में चले जाते हैं या पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ किसी भी इस तरीके के एलिमेंट को आदमी का मन बदल जाता है। वो पहले भूखा नंगा होता है, जब एमएलए बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, तो उसको धन की चाह हो जाती है, फिर वो गलत सलत ढंग से पैसे कमाने लगता है। तो अगर उसकी हम तहकीकात करते तो पता लगता है कि ये तो बहुत सही आदमी है जी। बाद में इसकी नीयत बदल गई, बाद में इसकी नीयत औरतों के प्रति बदल गई, धन के प्रति बदल गई। अगर ऐसा कोई आदमी हमारे यहाँ पाया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, पार्टी से निष्कासन होता है और उसको हम शील्ड नहीं करते, उसको हम बचाते नहीं। चाहे वो नित्यानंद, चाहे वो स्वामी चिन्मयानंद हो या सेंगर हो या टेनी के बेटे हो, या कालीचरण हो, या हरिद्वार में भी जो है वहां भी एफआईआर दर्ज हो चुका है और देर सवेर वहां भी लोग बुक कर दिए जाएंगे जो दोषी पाए जाएंगे। चलिए रुपेश पांडे जी, एक नाम सामने आया था, गायत्री प्रजापति। रुपेश पांडे जी, एक नाम जवाब लेंगे आपसे आलोक वत्स जी। एक नाम सामने आया था, गायत्री प्रजापति, जो मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। ठीक है रुपेश पांडे जी, रुपेश पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। एक सवाल मेरा छोटा सा है रुपेश पांडे जी से कि एक गायत्री प्रजापति जो मंत्री रहे हैं, ठीक है, अखिलेश सरकार में, और जिस तरीके से वो करीबी भी माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव के, ठीक है, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव हर महीने उनसे जेल में भी मिलने जाते हैं, तो आखिर मंत्री होने के बावजूद वो इतनी ओछी हरकत कैसे कर सकते हैं? देखिए, बाप बेटे दोनों बंद है जेल में। किसी के पास नहीं है कि वो जाते हैं, क्योंकि माननीय नेता जी इतना सशक्त नहीं है कि वो जेल जा सके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है जब माननीय अखिलेश यादव जी को इस बात का पता लगा, उन्होंने तुरंत उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था। ये भी आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था रुपेश पांडे जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था, उसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया था। संज्ञान से पहले ही उनको मंत्री पद से कैसी बात करते हैं आप? या तो हमारी जानकारी में फर्क है या फिर आपकी जानकारी में फर्क है। एक चीज और बता दें आपको, एक दयाशंकर सिंह जी भी है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी पत्नी है माननीय स्वाति सिंह जी, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, हमारी जानकारी में है। उनके पति ने भी एक बहुत बड़ी नेत्री का अपमान किया था, उसका इनाम उनको मिला था कि उनका टिकट काट करके, उनकी बीवी का टिकट करके उनको मंत्री बना दिया गया, और आज दयाशंकर जी सम्मानित पोस्ट पर है। मतलब ये दूसरे पर पत्थर मारते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि हमारे भी घर में शीशे लगे हैं, तो दूसरा हमारे ऊपर ही पत्थर चला सकता है। चलिए जवाब ले लेते हैं आलोक वत्स जी से। आलोक वत्स जी, हम क्या बताएं इनको? ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने उनको बर्खास्त किया। अरे वो हाईकोर्ट के निर्देश पर बर्खास्त किए गए थे, उनको तो ये शील्ड कर रहे थे लास्ट मिनट तक, और आज भी इनके पाले के लोग हैं, इनकी रहस्यों को रखे हुए हैं, इसलिए उनसे जाते हैं जेल में मिलने कि कहीं ये रहस्य न खोल दे लूट का। और ये जो इत्र व्यापारी सब मिले हैं देर सवेर, जिनके यहाँ 250-300 करोड़ रुपया मिला है, ये सब इन्हीं के पैसे हैं। ये सब नोएडा से लूटा हुआ पैसा है, नोएडा के प्लॉटों का लूटा हुआ पैसा है, और यही सब वहां पर घूम फिर के जा रहा है। नहीं, नोएडा पे विकास करने की बात तो आपकी पार्टी करती है ना। आज भी भ्रष्ट इनके नेताओं की बहुत लंबी नोएडा में बहन मायावती जी और भाई अखिलेश यादव के समय में जितने घोटाले हुए और जितने पैसों का आदान प्रदान हुआ, मैं समझता हूँ आजादी के बाद से कभी भी इतना बड़ा आदान प्रदान देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। आपको पता है राम मंदिर कितना बड़ा घोटाला हुआ? आपने राम मंदिर की जमीन का कितना बड़ा घोटाला किया, आपको पता है? उन लोगों से आपने राम मंदिर की जमीन का कितना बड़ा घोटाला किया? आपने कोरोना के समय आपकी सरकार के द्वारा कितना बड़ा घोटाला किया? चलिए अब फिलहाल समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और फिलहाल हमारा सवाल अभी भी यही है कि क्या राजनीति में आने के बाद सभी दूध के धुले हो जाते हैं? क्या राजनीति सबको पाक करने के काम करती है? क्या दल बदल की राजनीति यूं ही चलती रहेगी? फिलहाल जिस तरीके से इस्तीफों की बाढ़ सामने आई है, इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीति कुछ भी करा सकती है।